हेलो गाइज। रेसवा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। रेसवा एकेडमी के साथ साथ रेसवा सेमेस्टर दोनों पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ओके, पीडब्ल्यूई के लेक्चर्स कहाँ कहाँ तक पढ़ा दिए थे आपको पता ही होगा। फैराडे का नियम, लेंस का नियम, साथ साथ में आपको भी पढ़ा दिया गया था कि म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और एक सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये भी पढ़ा दिए थे। साथ में आपको ये भी पढ़ा दिए थे कि म्यूचुअल इंडक्शन में कैसे बवाल मचता है, कैसे फ्लक्स यहाँ से वहां से यहाँ जाता है, कैसे उसमें सेल्फ होता है, पढ़ा दिए थे। कहाँ पढ़ाए थे आपको याद होगा, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया था कि अगर कोई दो कॉइल हो, अगर कहीं दो कॉइल हो तो इसमें सेल्फ भी होगा, इसमें भी सेल्फ होगा, इनका फ्लक्स उसमें जाएगा और उनका फ्लक्स इसमें आएगा, मतलब इनकी वजह से उसमें म्यूचुअल होगा और उनकी वजह से इसमें म्यूचुअल होगा। एक मैंने बात यहाँ पर आपको बताया था कि इसका फ्लक्स जब उसमें जाएगा तो पूरा का पूरा नहीं जाएगा, कुछ लीकेज हो जाएगा। कुछ फ्लक्स यहीं से सर्किट पूरा कर लेते हैं, कुछ इधर से सर्किट पूरा कर लेते हैं, लीकेज हो जाता है, क्षरण हो जाता है। जब पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं जाएगा तो कितना जाएगा, तो वो जाएगा कितना, φ1 है तो k1 φm, मतलब उसका लगभग k1 टाइम्स। अरे k1 का मान यहाँ पर जो k1 की वैल्यू होती है, जो k1 की वैल्यू होती है इज ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा हो गया, k1 की जो वैल्यू होगी क्या होगी बाबू, k1 की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक से कम होगा या एक से ज्यादा हो, सॉरी एक के बराबर हो सकता है। क्या है ना कि एक के बराबर कब हो सकता है, आइडियल केस में लीकेज ना हो, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता लीकेज ना हो, बिल्कुल लीकेज होता है, तो बहुत कम चांस है, तो हमेशा एक से कम होता है, उसका मान 0.9 वैसे कुछ होता है। ओके, तो ये बताए थे। अब इसका फ्लक्स इसमें जा सकता है और इसका फ्लक्स इसमें आ सकता है, तो इसका φ1 जा रहा था तो अब k1 φ1 जाएगा, इधर से φ2 आ रहा था तो k2 φ2 आएगा। φ1 उसमें म्यूचुअल, φ2 इसमें आके म्यूचुअल, इसमें फाई कहां से उत्पन्न हुआ, धारा I2 की वजह से। ओके, ये पढ़ा दिए थे। चलते हैं कपलिंग फैक्टर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज के लिए। आज के लिए टॉपिक रहेगा हमारा कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे युग्मन गुणांक, युग्मन गुणांक। और इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है युग्मन गुणांक। ओके, बीटी बोर्ड में पूछता है, आपका थ्योरी में एक क्वेश्चन कंफर्म देता है, डेरिवेशन है ये, पूरा का पूरा डेरिवेशन है, तो क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, थोड़ा भी आपको इसको छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, कपलिंग फैक्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं कपलिंग फैक्टर होता क्या है, जरा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कपलिंग फैक्टर, देखो कपलिंग फैक्टर में पढ़ने से पहले आपको म्यूचुअल इंडक्शन आना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होता है तो उसके बारे में थोड़ा बता रखे थे। देखो यहां पर जैसे कि मान लो, अगर मान लो कि यहां पर एक थोड़ा छोटा ही चित्र बना रहे हैं क्योंकि बहुत से काम करने हैं इसमें। एक यहां पर हमारे पास क्रोड है, हमारे पास एक ऐसा कोई क्रोड था और हमने इस पर बाइंडिंग कर दिया, ऐसे इस पर बाइंडिंग कर दिया। ओके, एसी सप्लाई दिया, इधर भी मैंने बाइंडिंग कर दिया। तो ये पढ़ाए थे अभी जस्ट इसके पहले, लेकिन अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन में आपको कपलिंग फैक्टर निकालना है तो यहां पर कुछ चीज आपको जानना जरूरी है। मैंने मान लिया कुछ चीज मानना पड़ेगा। माना कि जो इसका नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है, N1 है, और इसका कितना है, N2 है। तो यहां पर मानेंगे, मानना पड़ता है। आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, सॉल्व डायरेक्ट मत करिए, मानिए तब लगाइए। क्या है N1, N1 नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इनसे नंबर भी हो सकता है कुछ, ठीक, इसलिए माना जाता है इसको। तो मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए माना कि यहां पर लिखेंगे, माना कि N1 क्या है, प्राइमरी, अच्छा प्राथमिक, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके बाबू, अब उसी तरह N2 क्या है, जल्दी बताओ, N2 किसका है, सेकेंडरी, अरे जो उधर यूज हुआ है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, N2 मान लो। ठीक है, हमने मान लिया कि इसमें जो धारा फ्लो हो रही है वो कितना है, I1, इसमें जो धारा फ्लो हो रही है वो I2।
तो I1 किसकी धारा है? I1 किसकी धारा है? I1 को मैं लिख सकता हूं प्राइमरी धारा, और I2 किसकी धारा है? I2 को मैं लिख सकता हूं कौन धारा है ये? सेकेंडरी धारा। नहीं लिख सकते हैं इतना? I1 प्राइमरी धारा और I2 सेकेंडरी धारा मान लीजिए। फिर मैंने मान लिया कि इसका जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, इधर से जो फ्लक्स इधर जा रहा है, जो उत्पन्न हुआ वो कितना है? φ1। इसका जो फ्लक्स इधर आएगा, जो उत्पन्न करेगा ये फ्लक्स अपना, वो कितना है? φ2। तो φ1 क्या है बताओ? φ1 क्या है? वही बतिया अभी भी मैं लिख रहा हूं। φ1 किसका फ्लक्स है बाबू? प्राइमरी फ्लक्स है। और φ2 क्या है? φ2 सॉरी सेकेंडरी है ना, ये सेकेंडरी फ्लक्स मान लो, सेकेंडरी फ्लक्स मान लो। अब उसी तरह मैंने मान लिया इस भाई साहब का जो प्रेरकत्व है वो L1 है, और इस भाई साहब का सेल्फ वाला L2 है। तो L1 और L2, तो L1 किसका है? L1 जो है प्राइमरी का क्या है? प्राइमरी का डायरेक्ट लिख रहा है प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व मान लो। अब उसी तरह L2 किसका है? L2 किसका है? सेकेंडरी का, सेकेंडरी का इंडक्टेंस है चाहे प्रेरकत्व है। सेकेंडरी का क्या मान लो? इंडक्टेंस मान लो। अब म्यूचुअल देखो, म्यूचुअल में कोर जो है ना एक ही है, इसलिए म्यूचुअल दोनों का सेम होता है। M और इधर भी कितना होगा? M, दोनों में M होगा। तो M क्या है अगर पूछा जाए? M क्या है? M को बोलेंगे म्यूचुअल प्रेरकत्व, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, अच्छा है प्रेरकत्व है ये भी। ये प्राइमरी का है लेकिन कौन सा है? सेल्फ है। ये सेकेंडरी का है लेकिन कौन सा है? सेल्फ है। ओके, इतना चीज आप मान लेंगे। मानने के बाद इतना चीज जब मान लेंगे आप, L1 L2 L क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला आपको अच्छी तरह पता होगा। L का फार्मूला कितना होता है और इसका फार्मूला कितना होता है। तो पहले जो फार्मूला आप जानते हैं उसको लिखिए। L इक्वल टू कितना होता है? N फाई बाई आई। अगर L1 लिखेंगे तो N1 φ1 बटा I1। अब उसी तरह अगर L2 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? L2 इक्वल टू कितना लिखेंगे बाबू? N2 φ2 बाई I2। ये तो हो गया हमारा L1 और L2 का मान, जो आप लोग पहले से पढ़कर आए हैं। ओके, अब म्यूचुअल कितना हो पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल कितना होगा ये बताओ। उसमें अगर सेल्फ मान लो इतना है, तो अगर म्यूचुअल लिखना चाहें तो म्यूचुअल कितना होगा? देखो, तो फार्मूला तुमको वही याद रखना है। अभी अभी मैं लिख दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं। M इक्वल टू कितना होता है? N2 इंटू φ1 बटा I1। अच्छा, M इक्वल टू कितना होगा? N1 इंटू φ2 बटा I2। अरे इसके लिए उसके लिए दोनों वैसे हो गए। लेकिन अभी मैं क्या चल रहा हूं, अभी मैं मान रहा हूं, अच्छा तो चलो थोड़ा इसको और चेंज कर लो। एक और फार्मूला इसका बताए थे ना, याद करो। इसका एक और फार्मूला बताए थे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए फार्मूला। याद कीजिए, अभी पढ़ाए थे जस्ट कुछ समय पहले एक फार्मूला पढ़ाया गया था। क्या? कि L इक्वल टू कितना होता है? N फाई बाई आई होता है, या फिर N बाई आई। फाई का मान कितना होता है? Ni बाई यस। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना? N स्क्वायर आई बाई यस। सॉरी सॉरी, ये भी तो आई है नीचे, आई से आई काट दो, आई खत्म हो गया यहां से। ठीक है, देखो आई से आई कट जाएगा, एन कितना बचेगा? N स्क्वायर बाई यस। यस का मान रख दोगे L बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, उसे रख सकते हो। तो थोड़ा इसको और भी चेंज कर लिया जाए थोड़ा आसान करने के लिए। देखो N का मान, L का मान L1 L2 के इतना होगा, लेकिन मैं इतना भी लिख सकता हूं क्या? L1 इक्वल टू इस फार्मूले के हिसाब से L1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं N1 स्क्वायर बाई यस। ठीक है, इतना अच्छा। यस देखो, यस दोनों के लिए बराबर होगा, इसके लिए उसके लिए दोनों के लिए यस बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इसलिए यस बराबर क्या होता है?
एल बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, एल होता है तो लंबाइया तो इसके लिए फ्लक्स उतना दूरी चलेगा और उनके लिए फ्लक्स इतना दूरी चलेगा, एरिया दोनों का सेम है तो दोनों का यस बराबर होगा, उसमें कंफ्यूजन वाली बात मत रखिएगा। L1 इतना आ जाएगा और L2 कितना आ जाएगा। L2 का मान अगर लिखा जाए यहां से तो कितना लिख सकते हैं, L2 इक्वल टू N2 स्क्वायर बाई L1 L2 का मान आप इतना भी लिख सकते हैं, आपके लिए आसान करने के लिए लिखती है ताकि थोड़ा जो डेरिवेशन है थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो M कितना होगा, M कितना होगा, तो इसके लिए M कितना होगा और उसके लिए M, तो ये फ्लक्स जब उसमें जाएगा तो M कितना होगा, तो जब A वाला उसमें जाएगा तो उसके लिए M की वैल्यू कितनी आएगी, N2 इंटू φ1, लेकिन अब हम लिखेंगे कितना φ1, K1 φ1, अब बटा कितना हो जाएगा N2 मतलब N फाइव बटा I होता है बटा I1, K1 टाइम्स थोड़ा लगा दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि K1 आप बताए थे ना अभी, यहाँ पर K1 क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे K1 की वैल्यू ताकि पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं जाएगा, K1 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पर K1 लगा दीजिएगा। ओके, अब कुछ करना नहीं है, जो फाई की वैल्यू होती है यहाँ पे रख दीजिए, जो फाई की वैल्यू होती है यहाँ पे रख लीजिए, तो फाई की वैल्यू कितना होती है देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको लिखेंगे N2 इंटू K1 और फाई का अब बटा कितना हो जाएगा I1, और φ1 की वैल्यू I1 है तो फाइव इक्वल टू NI बाई यस, याद करो NI बाई कितना होता है यस, तो φ1 था तो N1 I1 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब कैंसिल आउट होगा तो M कितना आ जाएगा, M इक्वल टू देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से M इक्वल टू N1 इंटू N2, N1 इंटू N2 इंटू बचेगा K1 बाई यस, समीकरण नंबर एक समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया, इतना आएगा समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह उस भाई साहब के वजह से जब फ्लक्स इसमें आएगा तो म्यूचुअल होगा, तो इसमें कितना म्यूचुअल होगा, इसका जो म्यूचुअल होगा M इक्वल टू, देखो उसका फ्लक्स इसमें आ रहा है तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, कितना फ्लक्स उधर से आएगा K2 φ2, क्योंकि पूरा फ्लक्स नहीं आ पाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा N फाइव बटा I होता है तो K2 हम गुणा करा दिए हैं, अब बटा कितना हो जाएगा I2, क्योंकि उसके धारा की वजह से इसमें होगा, इतना आ जाएगा। अरे M इक्वल टू देखो N2 φ1 बटा I1 इसमें होगा, इसके वजह से इसमें कितना होगा N1 φ2 बटा I2, लेकिन हम K2 φ2 लिख दिए क्योंकि K2 टाइम्स होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको भी जैसे वहां सॉल्व किया वैसे यहाँ भी, तो यहाँ φ2 का मान रख दो N1 K2 अब बटा कर दो कितना I2, φ2 का मान I बराबर होता है NI बाई यस, I इक्वल टू NI बाई S होता है, I इक्वल टू NI बाई यस, अगर देखो φ2 है तो यहां पर कर देना N2 ठीक है, और यहां पर I2 I बटा यस, अब कितना आ जाएगा फिर वही बात, यहां से देखो ये कट जाएंगे भाई साहब, अरे मतलब ये कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा तो M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू आ जाएगी N1, देखो N1 N2 इंटू आ जाएगा K2 अब बटा कितना आ जाएगा समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 में देखो थोड़ा सा अंतर आया होगा K1 और K2 का, और सब क्या रहेंगे सेम रहेंगे, और सब सेम रहेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमको नहीं है, इस डेरिवेशन में इसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, अब देखो एक काम करना है, यहां पर काम ये करना है कि समीकरण नंबर 1 गुणा कर देना है समीकरण नंबर, दोनों समीकरण गुणा करा दो, तो जब गुणा कराओगे देखो यम यम में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यम इंटू यम इक्वल टू, इधर m का मान कितना निकाले हो, ये रहा m का मान, m का मान कितना है N1 N2 इंटू K1 डिवाइड बाई यस, यही आएगा, इंटू देख लो m, इधर इस m का मान जो यहां पर निकाले हो, इस m का मान कितना है N1 N2 K2 बटा यस, इतना ही आएगा क्या, बिल्कुल इतना ही आएगा।
थोड़ा इसको और सॉल्व किया जाए। थोड़ा मैं इसको बना रहा हूं, अब थोड़ा इसको बनाऊंगा मैं, देखिए कैसे मैं बना रहा हूं। देखिए तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इक्वल टू, देखो n1 और n1 दो बार आया है, एक जगह लिख लो, तो कितना आ जाएगा n1 स्क्वायर। देखो n2 दो बार आया है, तो एक बार लिख लो n2 स्क्वायर। k1 और k2, k1 इंटू k2। अब देखो यस दो बार आया है, एक बार यहां यस कर लो, एक बार यहां यस कर लो। अब तुम कहोगे सर ये काहे कर रहे हैं, ठीक। अब देखो जरा याद करो, यहीं पर देखो L1 का मान n1 स्क्वायर बाई यस होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो कितना आ जाएगा इसका मान, मैं इसको L1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, थोड़ा फॉर्मूला बनाए हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा इसका मान, तो मैं इसको लिख सकता हूं एम स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं L1, आई इसको लिख सकता हूं L2, आई इसको लिख सकता हूं K1 आई इंटू K2। इतना ही आएगा क्या, बिल्कुल इतना आएगा। अब यहां से एक काम करिए, यहां से निकाल लीजिए यहां पर K1 और K2 की वैल्यू, तो आ जाएगा कितना एम स्क्वायर डिवाइड बाई L1 इंटू L2, समीकरण नंबर 3, इतना आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन है बाबू, याद रखना, समीकरण नंबर 3। अब एक काम करो, अब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्गमूल, चाहते यहां से भी ले सकते थे लेकिन वहां से नहीं लेंगे हम, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इधर कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा कितना K1 K2 इक्वल टू एम स्क्वायर कर लेंगे वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा एम बाई कितना हो जाएगा रूट में L1 और L2, इसी को कहते हैं कांस्टेंट K, कपलिंग कांस्टेंट इक्वल टू एम, अब बाई आ जाएगा रूट में L1, इसी को आपको प्रूव करना था, जहां K को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, K को बोलेंगे कौन सा फैक्टर, कपलिंग फैक्टर। इतना डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अगर कपलिंग फैक्टर आता है तो ऐसे आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। अभी तो छोटा कर दिए हैं, ये डेरिवेशन और टफ जाता है, अभी मैंने छोटा कर दिया, एल आई बाई n1 स्क्वायर बाई एल बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू आएगा तो और टफ आ जाएगा, इसको थोड़ा छोटा किया गया है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं करा है इसको, इंपॉर्टेंट लिखवाया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे आप लोग इसको पढ़कर जाएंगे। तो कपलिंग फैक्टर जब भी आएगा एग्जाम में तो पहले थोड़ा मान लीजिएगा क्या क्या है, एक चित्र बनाएंगे यहीं से n1 n2 i1 n2 सब मान लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे कहां से, L1 का मान उतना, L2 का मान इतना, ठीक। आप चाहे तो उस L1 L2 को इतना भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले के टर्म में लिखवाए थे, चाहे उतना भी लिख सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टफ पड़ जाता है, लेंदी हो जाता है। इतना और लिखिए ni स्क्वायर बाई एस n2 स्क्वायर बाई एस, n1 स्क्वायर बाई एस और n2 स्क्वायर बाई एस, L1 n2 im का मान ऐसे रख के φ1 का मान रख दीजिए, φ1 का मान रखने के बाद समीकरण 1 समीकरण 2 बना लीजिए, आप दोनों का गुणा करा दीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, रूट में K1 K2 आएगा, वो K कहते हैं, वही कपलिंग फैक्टर होता है, इतना आएगा कपलिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये रहा कपलिंग फैक्टर, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा कपलिंग फैक्टर, ओके। तो कपलिंग फैक्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, बनते ही नहीं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके बनते हैं। लिख लेंगे इतना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन करना है मुझे, देखिए इसमें कभी कभी एक जो जेई में क्वेश्चन आता है इससे, पर जेई में क्वेश्चन जो आएगा ना, अगर जेई की तैयारी करेंगे तो जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देता है इससे। न्यूमेरिकल तो बनेगा कैसे, तो दे देगा न्यूमेरिकल में एम का मान इतना है, L1 L2 का मान इतना है, के का मान निकालिए, चाहे के का मान दे देगा और एम का मान निकालने के लिए बोल देगा, तो ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं। लेकिन आपको हम जो बताने वाले हैं आज
न्यूमेरिकल तो आप लोग कर लेंगे, आसान रहेगा, जो वैल्यू देकर बस उसका टर्म्स पूछ लेता है। एक न्यूमेरिकल इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा अच्छा आता है। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, देखिए चलते हैं आगे। देखिए एक ऑब्जेक्टिव इसका बनता है बहुत अच्छा। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जो यहाँ पर आया था, इसमें मैंने आपसे एक बात कहा। देखिए अगर मैं ये कहूं कि जो क्वाइल है, जैसे कि मान लीजिए यही पे मैं बना दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जैसे एक क्वाइल यहां बना लीजिए, ठीक है, और इस क्वाइल में आप यहां से सप्लाई दे दीजिए एसी, यहां से एसी। अच्छा मेरी क्लास लेते समय आप लोगों को बोर तो नहीं होता है? जैसे कुछ लोगों का माइंड में चलता होगा, सर जी डिप्लोमा वालों को पढ़ा रहे हैं और डिप्लोमा वालों के लिए खाली हमको कोर्स पढ़ाइए और खाली मतलब कोर्स पढ़ा के जल्दी खत्म कीजिए। बाबू देखो क्या है ना यार, कोर्स पढ़ना है तो तुम किताब से भी पढ़ सकते हो भाई, यहाँ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है तुमको। कोर्स पढ़ना के लिए, देखो मैं कोर्स पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कोर्स के साथ साथ नॉलेज ग्रहण करो। यार उस पढ़ाई का क्या मतलब हो जाएगा जिसकी कोई नॉलेज ना हो। अब खाली हम कोई कोर्स तुमको छपवा दे यार, तो उससे अच्छा तुम किसी का नोट्स ले लो और उसे छाप लो, उससे तुम्हारा पूरा हो जाएगा। क्या जरूरत है इसे पढ़ने का? यार कुछ पढ़ रहे हो तो कुछ जानकारी प्राप्त करो ना यार, क्यों पढ़ाई करते हो? खाली पढ़ाई करने का मतलब ये थोड़ा होता है रट्टा मार लो और वैसे पास हो जाओ और बस तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है। देखो जब भी पढ़ाई करो तो कुछ नॉलेज लेने के लिए करो, और नॉलेज लेने के करोगे ना, तो देखो जब नॉलेज लेने के लिए करोगे तो वो अपने आप से तैयार होता जाएगा, और जब उसको तैयार करोगे तो फिर नॉलेज नहीं मिल पाएगा, रट्टा मारते रह जाओगे। कपलिंग फैक्टर को देखो डायरेक्ट ऐसे रट्टा मारते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो मैं इसमें क्वेश्चन पूछ दूंगा, धड़ाम से तुम गायब हो जाओगे। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन मेरा क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन ये है कि एक कॉइल हमारे पास था और इसमें मैंने एसी सप्लाई दिया है, और जस्ट इसी के बगल में मैंने एक और कॉइल रख रखा है, ऐसे रख रखा है, और इसमें इंडिकेटर है। मतलब जब इसका फ्लक्स, जब इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होंगे, सपोज दैट इसमें जो फ्लक्स हमारे उत्पन्न होंगे, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो इससे होते हुए इसमें जाएगा, और जब जाएगा तो इसमें कौन सा इंडक्शन उत्पन्न करेगा? म्यूचुअल। इसमें क्या उत्पन्न करेगा? म्यूचुअल। हमारे कहने का मतलब क्या था कि मान लीजिए इसमें इसने φ1 फ्लक्स उत्पन्न किया, तो इसमें आने वाला फ्लक्स कितना होगा? इसमें जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा? वो होगा K1 φ1। हमारे कहने का मतलब था वो कितना फ्लक्स होगा? K1 φ1। तो देखो अगर मान लो कि एक कुंडली देखो कई प्रकार से रखा जाता है। एक प्रकार देखो कैसे, मान लो कि हमारे पास, देखना जरा ध्यान से, हमारे पास एक सोलेनॉइड था ऐसे, एक कोई कोर है, जैसे ट्रांसफार्मर का कोर आता है, एक क्रोड है, और मैंने इस पर बाइंडिंग कर दिया, मैंने इस पर ऐसे एक बाइंडिंग कर दिया। जरा ध्यान देना मेरी बात, मैंने बाइंडिंग कर दिया और इसे मैंने यहां से सप्लाई दे दिया एसी। ओके, अब जो इसके फ्लक्स रेखाएं होंगी, एक नॉर्थ बनाएगा और एक साउथ बनाएगा, आप फ्लक्स रेखाएं ऐसे पार करेंगी। ओके, और यदि यदि हमने सपोज दैट, यदि हम इसी के ऊपर एक और बाइंडिंग कर दिए, इसी के ऊपर हमने एक और बाइंडिंग कर दी, आप ट्रांसफार्मर खरीद के लाते होंगे, देखिएगा एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग करते हैं सब, इसी के ऊपर एक और बाइंडिंग कर दिए। अब आप बताइए कि अगर मैं इसमें बाइंडिंग कर दिया हूं, तो अगर इनके धारा के कारण, अगर इनके धारा के कारण ये सपोज दैट 50 फ्लक्स उत्पन्न किए, भाई का मान कितना है? 50 फ्लक्स उत्पन्न किए, तो ये बताओ इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? कहने का मतलब ये है, तो भाई जब हम जैसे एक बाइंडिंग इस पर किए और दूसरा बाइंडिंग भी इसी के ऊपर कर दिए, तो भाई टोटल का टोटल फ्लक्स जो अंदरवा से उत्पन्न होगा वो इसके अंदर से भी तो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर से भी फ्लक्स हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं संकेंद्रित, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटिंग या संकेंद्रित, संकेंद्रित बोलते हैं इसको। मतलब इन दोनों बाइंडिंग का केंद्र क्या है? एक ही है, एक ही बाइंडिंग एक और कर दिए हैं, फिर उस पर दूसरा बाइंडिंग भी कर दिए हैं, तो उसको बोलते हैं संकेंद्र। दोनों का केंद्र जब समान होता है तो उसको बोलते हैं संकेंद्रित बाइंडिंग, कंसंट्रेटिंग बाइंडिंग। अब पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि बताइए इसमें जो कपलिंग फैक्टर का मान रहेगा, के का मान, जो के का मान वो कितना रहेगा? चाहे जो इसमें जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स 50 गुजरेगा कि उससे कम हो जाएगा? बताइए। इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसमें क्या था कि इधर से मान लीजिए 100 उत्पन्न हुए थे, कितने फ्लक्स? 100, लेकिन कुछ फ्लक्स ऐसे होंगे जो यहीं से सर्किट पूरा कर लेंगे और कुछ ही फ्लक्स इसमें आएंगे, तो इधर 90 आए। जब इसमें 90 आएंगे तो क्या टोटल फ्लक्स आ पाएंगे? नहीं। क्या पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो देखो फाई का मान कितना आ गया? K1 φ1 मान लो, यहां से मान लो कितना φ1, K1 φ1, तो K1 का मान कितना आ गया?
देखो 5 बटा कितना आ गया 5 1। चलो उत्पन्न टोटल फ्लक्स कितना उत्पन्न किया था उसमें 100 कितना पहुंचा 90, तो कितना आएगा 0.9, मतलब के की वैल्यू कितना आ गई 0.9 आ गया। यही तो आएगा 0.9 के का मान। अब देखो, अब मान लो कि इसमें देखो, इसमें के का मान 1 से कम होता है, लेकिन इस कंडीशन में देखा जाए तो जब संकेंद्रित बाइंडिंग होती है तो उस समय के का मान कितना आता है, सॉरी के का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 1 आता है। क्यों, मान लो इसने उत्पन्न कितना किया 150, सब के सब पार करेंगे उससे, तो के इजकल टू कितना हो जाएगा 5/5 1। तो जब फाई का मान भी 50 है और इसका मान भी 50 है, पूरा का पूरा पारे कर रहा है, तो वैल्यू कितना आएगा 1। तो पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कंसंट्रेटिंग बाइंडिंग के लिए के का मान कितना होता है, संकेंद्रित बाइंडिंग के लिए, तो संकेंद्रित बाइंडिंग अगर होगा तो के का मान कितना होगा 1 होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? ठीक, तो देखो जब फ्लक्स, इसका फ्लक्स इसमें से गुजरेगा, तो जितना गुजरेगा, जितना परसेंट गुजरेगा वही के का मान हो जाएगा। अगर 90% गुजर रहा है तो 90 0.9 हो जाएगा के का मान। अगर 100 के 100 गुजरेगा तो इसमें 100 के 100% गुजरेगा, इसका फ्लक्स 100 का 100 इसमें गुजरेगा, तो उसका इसका मान कितना हो जाएगा के का मान 1 हो जाएगा। 90% गुजरेगा तो 90% गुजरेगा तो कितना हो जाएगा, अरे यार 0.9, 80% तो 0.8, 85% 0.85 के का मान। तो के का जो मान, अच्छा ये बताओ इसने 50 फ्लक्स उत्पन्न किया तो क्या इसे 100 फ्लक्स गुजर सकता है? इसमें 50 फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो क्या इसमें उसी का फ्लक्स होता इसमें आ रहा है, तो क्या इसमें 100 फ्लक्स आ सकता है उसका? नहीं, 50 उत्पन्न किया तो 50 आएगा या उससे कम आएगा। तो के का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 के बराबर हो सकता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो के की वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो के की वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा होगा या 1 के बराबर हो सकता है। ओके, याद रहेगा? ठीक, चलो अब एक और चीज जान लेते हैं, थोड़ा सा एक और चीज जानेंगे। देखो अब क्या, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया कि अगर हम एक कॉइल यहां रख रहे हैं, जरा ध्यान देना, एक कॉइल मैंने यहां रख दिया है और इसे मैंने एसी दे रखा है, और एक कॉइल मैंने बहुत दूर रख दिया, सपोज दैट मैंने यहां रख दिया, एक तीर घाट एक मीर घाट। अब तुम बताओ ये भाई साहब जो अपना फ्लक्स उत्पन्न करेंगे, ये भाई साहब जो अपना फ्लक्स उत्पन्न करेंगे यहां से, जो भी फ्लक्स यहां से उत्पन्न होंगे, इसका फ्लक्स कितना भी दूर जाएगा तो क्या यहां तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा तो इसे म्यूचुअल करेंगे, वो म्यूचुअल इंडक्शन होगा कि नहीं होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इसे म्यूचुअल इंडक्शन नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जब इसका फ्लक्स नहीं पहुंचेगा, इसका फ्लक्स इसमें नहीं पहुंचेगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय के का मान कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जब म्यूचुअल इंडक्शन का कॉइल दूसरा कॉइल बहुत दूर रखा गया हो, मतलब दोनों में जो कपलिंग है वो जीरो हो रही है, मतलब फ्लक्स जा ही नहीं रहे वहां पर, तो के का मान कितना होगा? तो के का मान कितना हो जाएगा बाबू? इस टाइम के की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, याद रहेगा। तो के की वैल्यू इस टाइम क्या होगी? 0 होगी। कोई फ्लक्स वहां नहीं पहुंचेगा तो के की वैल्यू 0 हो जाएगी। आया बात समझ में कि नहीं? के का मान कितना था पहले बताओ? के का मान जब फाइंड किए थे तो आया था m बाई रूट में L1L2। तो देखो जब इसका कोई फ्लक्स उसमें नहीं जाएगा तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन हो ही नहीं रहा, म्यूचुअल भी 0 होगा। तो देख लो अगर के का मान 0 रख दोगे तो m बटा कितना आ जाएगा रूट में L1L2, तो L1L2 आगे गुणा हो जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा 0। बिल्कुल सही है, समझ है ना? मतलब m का मान 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके माइंड, मतलब आगे के लिए बता दिए हैं ताकि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जान लो यार, टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लो। तो क्या समझे कि अगर मान लो सपोज दैट, अगर मान लो कि कॉइल बहुत दूर रखा रहेगा तो के का मान कितना हो जाएगा हमारा 0। अब एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो, संकेंद्रित हो, तो उसमें के का मान कितना हो जाएगा 1, और नजदीक हो कुछ जा रहा हो तो जितना परसेंट जाएगा के का मान वही हो जाएगा। ओके, और के का डेरिवेशन जरूर याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा के लिए। ठीक, देखिए चलते हैं अगला टॉपिक पर, ध्यान दीजिएगा।
अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले ये जान लो, पहले पढ़ाना क्या चाहेंगे, पहले उससे पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ चीज जान लो, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम पढ़ेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल, ओके, कुंडलियों का संयोजन, कुंडलियों का संयोजन। देखो जैसे कि तुम लोग जब पढ़े होगे इसमें इंटर में चाहे हाई स्कूल में, एक पढ़े होगे तुम लोग, अगर दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में जुड़े हैं, एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, R1 प्लस, तो यहां पर ये जोड़ चुके हो R1 प्लस R2, चाहे समांतर में जुड़े हो तो भी जोड़ लिए हो। अगर मान लो इसी तरह हमारा दो कैपेसिटर जुड़ा हो सीरीज में, तो ये मान लो C1 है और ये C2 है, तो C इक्वल टू कितना होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ए भी आता है। ओके, क्या है कि जब हमारे R और C जब समांतर सीरीज में जुड़ते हैं तो उनके पास सिर्फ एक गुण होता है, सिर्फ एक गुण होता है, इसलिए आसानी से आप या तो जोड़ लेते हैं या फिर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब इंडक्टर देखा जाए तो इंडक्टर जब जोड़ते हैं दो, भाई एक इंडक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ इंडक्शन होगा। एक इंडक्टर में कौन सा इंडक्शन होगा, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि म्यूचुअल इंडक्शन हो जाए, अगर मान लीजिए म्यूचुअल इंडक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा पानी लेता है ये बाबू। देखिए अगर मान लीजिए म्यूचुअल इंडक्शन हो जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए दो कॉइल रखेंगे तो वहां म्यूचुअल हो जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन जब होगा तो देखो बताए नहीं भी थे कि अगर एक कॉइल होगा तो सेल्फ, अगर दो कॉइल होगा तो प्रत्येक कॉइल में सेल्फ भी होगा और एक दूसरे कॉइल में म्यूचुअल भी इंडक्शन जनरेट कर देंगे। यही रीजन वहां हो जाता है कि अगर आप दो कॉइल को सीरीज या समांतर जोड़ते हैं तो आप डायरेक्ट उसको L1 प्लस L2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां सीरीज भी चाहे समांतर हो, दोनों में M और L सेल्फ और म्यूचुअल दोनों काम करता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि दो कॉइल है, दोनों कॉइल को एक दूसरे के सीरीज में जोड़ दीजिए। अब सीरीज में जोड़ तो दिए आपने, लेकिन इसमें देखिए L भी काम करेगा, L भी काम करेगा, इसमें M भी काम करता है और M भी काम करता है। अगर मैं यहाँ पे L1 L2 लिख दूं तो बताइए ये दोनों आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें M भी काम करेगा। तो उस कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर पढ़ेंगे, कॉइल पढ़ेंगे, आप इसमें M को निगलेक्ट नहीं कर सकते। R और C में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन L में दिक्कत आ जाती है। आप M को निगलेक्ट करके नहीं जोड़ सकते हैं, ओके, उसको लेके चलना पड़ेगा। कब निगलेक्ट करेंगे उसका रीजन बताएंगे आपको। वही चीज बात, जब कॉइल बहुत दूर रखा गया हो, जब बहुत दूर रखा जाएगा तो म्यूचुअल होगा ही नहीं, तो सिर्फ L काम करेगा, तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन आप नजदीक रखा है तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपको लेके चलेंगे किसमें, M और L कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल। चलिए हेडिंग क्या रहेगा हमारा बाबू, हेडिंग रहेगा कुंडलियों का संयोजन, कुंडलियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल या संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल या फिर वाइंडिंग, दोनों कर सकते हैं, बाइंडिंग का भी कर सकते हैं, सीरीज समांतर दोनों होता है। तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे, तो हमारे कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, दो होते हैं। एक हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकेंड होता है कौन सा कॉम्बिनेशन बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉइल को भी आप या तो सीरीज में जोड़ेंगे या तो पैरेलल में जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। ओके, तो हम चलेंगे पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए तो हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा सीरीज या श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर श्रेणी संयोजन। ओके, आइए जरा देखते हैं कि श्रेणी संयोजन और कैसे होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दो कॉम्बिनेशन होंगे, थोड़ा हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे सपोज वाला, अभी समझा देंगे आपको सपोज और अपोज क्या होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सपोज्ड या फिर हेल्पिंग नेचर बोलते हैं इसको,
हेल्प वाला, ठीक है। अभी सपोज नेचर वाला पढ़ेंगे, अभी आपको समझा देंगे हम क्या होता है ये, पहले आप लिख लीजिए सपोज नेचर, अभी आपको समझाएंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर कुछ ध्यान देने वाली चीज है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर दो कॉइल है, एक कॉइल ए है, ठीक है, एक कॉइल हमारे पास ए है। तो ध्यान देना, थोड़ा टफ है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा दिक्कत आप लोग आपस में कंफ्यूजन में जनरेट मत कीजिएगा, थोड़ा टफ है, थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं। एक कॉइल यहां पर है और एक जो कॉइल है इसके बगल में ही है, थोड़ी दूरी पर एक कॉइल यहां पर है। चलिए ठीक है, मिटा ही देते हैं इतना। देखिए ये कॉइल नंबर हमारा कौन सा है, 2 है, और ये कॉइल नंबर 1 है। अब इसका जो है ये मान लीजिए ये कौन सिरा है, प्रथम सिरा, और ये द्वितीय सिरा, ये भी प्रथम सिरा और ये द्वितीय सिरा। ओके, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है आपको, आप लोग पहले से भी पढ़ते आए होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। पहला याद रखना है कि इसका धारा क्या होता है, दोनों में समान होता है। पढ़ क्या है आप लोग रेजिस्टेंस में, तो धारा क्या होती है, समान होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा दोनों में समान होगा। इसका इंडक्टेंस मान लेते हैं, इसका जो इंडक्टेंस है वो L1 मान लेते हैं, और इस भाई साहब का इंडक्टेंस L2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सीरीज में कब होगा, जरा ये ध्यान देने वाली चीज है कि सीरीज में कब इसको कहेंगे। तो देखो ये याद रखना है कि धारा क्या रहेगा, दोनों में समान। यदि हम इसके दूसरे सिरे को इसको प्रथम के साथ जोड़ दें और ये दोनों टर्म निकाल कर यहां हम सप्लाई देते हैं, जरा ध्यान देना। अब बताओ अगर इसमें धारा I फ्लो हो रही है तो इसमें भी कौन होगा, I, और इसमें भी तो वही धारा आएगा, दोनों में धारा समान है, इसलिए मैंने लिख दिया धारा दोनों में क्या होगा, समान होगा। तो मैंने मान लिया दोनों का इंडक्टेंस L1 L2 है और म्यूचुअल इंडक्शन कितना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। तो जरा मैं फ्लक्स के बारे में बात करूं, जरा फ्लक्स देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक। मैं ज्यादा फ्लक्स नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा मैं कलर चेंज करूंगा, जगह की कमी तो पड़ सकती है, कोई बात नहीं। ओके, आइए देखते हैं इसमें। देखिए जरा मैं इसका फ्लक्स दिखा रहा हूं, इस भाई साहब का फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स होगा ये मान लीजिए है, और इनका इधर से भी हो सकता है। मान लेते हैं कि इसका जो फ्लक्स है इस डायरेक्शन में है, और इनका भी मान लीजिए ऐसे, अभी दिखा लीजिए, ये दोनों फ्लक्स इनका मैंने दिखा रखा है। ओके, मान लेते हैं नॉर्थ है, साउथ है, सपोज दैट ये नॉर्थ है, ये मान लीजिए नॉर्थ है, और ये साउथ है, और इनका भी मान लीजिए ये साउथ है और ये वाला नॉर्थ है। ऐसे होना चाहिए ताकि फ्लक्स एक दूसरे के सहारा करें। तो देखो नॉर्थ से फ्लक्स रेखा निकलेंगी तो ऐसे जाएंगी, और इनका भी ऐसे जाएंगे। ओके, इस भाई साहब का भी ऐसे जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इनकी वजह से इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो E1 उत्पन्न हुआ है, और इनकी वजह से जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो E2 उत्पन्न हुआ है। ओके, तो सीरीज कब कहेंगे, सीरीज कब कहेंगे, जब यहां लिखेंगे आप लोग, जब लिखा जाएगा जब कॉइल ए का, कॉइल फर्स्ट का प्रथम सिरा कॉइल बी के कौन सिरा बाबू, कॉइल बी के द्वितीय सिरे के साथ जुड़ा हो, द्वितीय सिरे के साथ जुड़ा हो तो वह किस में होता है, सीरीज में होता है या फिर श्रेणी में। चलो सीरीज लिख लो, वह सीरीज में होता है, सीरीज में होता है, इतना लिख लेना है। वो किस में होगा, सीरीज में होगा। अब यहां अगर हम बात करें तो देखो इस कंडीशन में एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो सेल्फ ईएमएफ है वो है E1 और E2, दोनों का अपना खुद का एक ईएमएफ है E1 और E2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, E1 बराबर कितना होगा, तुम लोग खुद बताओ यहां से, E1 बराबर कितना होगा। E1 बराबर लिख सकते हैं L इंटू di/dt। तो यहां पर मैं लिखूंगा L1 क्योंकि 1 है तो L1 लिख लीजिए, और यदि मान लीजिए सेकंड होगा तो सेकंड के लिए कितना लिखेंगे, सब ये मान लीजिए E1 हो गया, और E2 कितना लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू लिखेंगे L2 इंटू di/dt। तो E1 और E2 मैंने निकाल लिया, ये सेल्फ वाला है, कौन सा ये सेल्फ है। ओके, तो ये बताइए अब जरा इसमें देखा जाए म्यूचुअल कैसे होगा,
जरा म्यूचुअल के बारे में इसमें बात करेंगे। अब देखिए सेल्फ हो गया, खुद का हो गया तो सेल्फ हो गया, E1 E2 मैंने निकाल लिया है, L1 L2 di/dt मैं कर लूंगा, सेल्फ हो जाएगा। जरा म्यूचुअल देखिए, होगा क्या कि इस भाई साहब का फ्लक्स, इस भाई साहब का फ्लक्स, कुछ फ्लक्स ऐसे भी होंगे जो ऐसे सर्किट पूरा करेंगे, समझ में आया? ऐसे तो देखो ये फ्लक्स देखो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो इसके वजह से जो इसमें म्यूचुअल होगा उसकी वजह से मान लो जो E2 उत्पन्न हुआ है, E2 वो E2 डैश है, म्यूचुअल E2 डैश है। ओके, म्यूचुअल हमारा कौन सा है? E2 डैश है। तो E2 जो डैश होगा, E2 डैश, उसकी वैल्यू कितना लिखेंगे? E2 डैश की वैल्यू, E2 डैश की वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना? देखो m इंटू, देखो di/dt आप पहले पढ़ा चुके हैं, तो हो जाएगा m इंटू di/dt। E2 हो गया, सॉरी E2 डैश। अब देखो अगर मैं बात करूं तो इनका फ्लक्स भी तो कुछ होगा, इनका फ्लक्स जो इसमें से होकर गुजरेगा, इसमें से होकर गुजरेगा, देखो इनका भी कुछ फ्लक्स होगा जो इसमें से होकर उधर जाएगा, तो उसको इसके वजह से जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको मान लेते हैं E1 डैश, म्यूचुअल इंडक्शन है वो E1 डैश। तो E1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं यहां पर E1 डैश लिखना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं? E1 डैश, इसमें म्यूचुअल है, इसमें म्यूचुअल है, E1 डैश कितना लिख सकता हूं? m इंटू di/dt। म्यूचुअल दोनों में सेम होता है क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर होती है। ओके, अब देखो कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि अगर यहां का वोल्टेज अगर E दिए हैं तो मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां भी दो ईएमएफ काम कर रहा है, E1 और E1 डैश, यहां भी दो ईएमएफ काम कर रहा है, E2 और E2 डैश। ये दोनों सेल्फ है, वो दोनों म्यूचुअल है। अब दोनों देखो, ये दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे ये देखना है, तो कैसे देखते हैं? देखो सेल्फ वाला भी देखो डायरेक्शन उधर है, अब म्यूचुअल का डायरेक्शन उधर है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E1 डैश। ये सेल्फ और म्यूचुअल इसका हो गया। इसमें भी देखो इसका भी डायरेक्शन और इसका भी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहां हो जाएगा E2 प्लस E2 डैश। याद रखना ये यहां पर पूरा ईएमएफ काम करेगा और ये ईएमएफ यहां पे काम करेगा, ऐसे चल रहा है। ठीक, अब देखो अब ऐसे चल लिए जब, तो ये काम करो इसमें, अब इसका वैल्यू रख दो यहां से, जहां जो निकाले हो उसका वैल्यू रख लो। तो देखो E बराबर कितना आ गया? E1, देखो E बराबर कितना आएगा? E1, E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू देखो यहां पर निकाल चुके हैं, E1 सेल्फ वाला है, तो हो जाएगा L1, अरे इसी का वैल्यू लिख रहे हैं, L1 इंटू di/dt प्लस E1 डैश, देखो यहां निकाल चुके हैं, E1 डैश यहां पर है, कितना हो जाएगा? m इंटू di/dt प्लस E2 का मान देखो, E2 इसमें सेल्फ है, तो सेल्फ क्या हो जाएगा? L2 इंटू di/dt प्लस E2 डैश उसका है म्यूचुअल का, तो कितना हो जाएगा? m इंटू di/dt। अब एक काम करो, इसमें से देखो di/dt सब में है ना, कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा? L1 प्लस L2 प्लस m प्लस m, यही तो बचेगा। अरे एक m एक दोनों जगह एक के साथ लिख दिए हैं, इंटू कितना हो जाएगा? di/dt, या E इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस आ जाएगा 2m इंटू आ जाएगा di/dt। ओके, इतना आएगा समीकरण नंबर मान लो 1। और आप जानते हैं E इक्वल टू कितना होता है? L इंटू di/dt। समीकरण नंबर, पूरे का अगर इंडक्टेंस L हो, अरे जैसे पूरे का रेजिस्टेंस R मान के लिखते थे तुम लोग, V इक्वल टू I इंटू R से, उस तरह पूरे का इंडक्टेंस अगर L हो तो E इक्वल टू L इंटू di/dt। अरे पूरी जगह पे एक कॉइल हो तब के लिए इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से बताओ समीकरण 1 एवं 2 का तुलना कर लो, तुलना करने पर L का मान देखो E di L की जगह पे इतना है, L इक्वल टू कितना आ जाएगा? L1 प्लस L2 2m।
यही हमारा फार्मूला होता है, इसी को क्या करना रहता है, प्रूव करना रहता है। ओके, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जुड़ जाएगा। अगर दो सीरीज में जुड़ेंगे तो ऐसे L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा। या अगर मान लीजिए कॉइल बहुत दूर रखा गया हो, एक वहां एक त्रिघाट एक निर्घाट, m का मान 0 हो जाएगा। m जब 0 रख देंगे, माना m इजकल टू अगर 0 हो, बहुत दूर रखा गया हो तो m इजकल टू 0, तो l इजकल टू कितना आ जाएगा, L1 प्लस, ये जो जैसे रजिस्टेंस जोड़ते थे वैसे आ गया ना। लेकिन वो तभी काम करता है जब कॉइल बहुत दूर रखा गया हो। तो कभी कभी जेई में ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, लड़के समझ नहीं पाते। यहाँ तो डेरिवेशन करने के लिए आएगा, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, देगा L1 इतना L2 इतना L निकालिए, तो लड़के सोचते हैं m तो दिया ही नहीं है। तो वो जब m नहीं देता है ना, तो समझिए m 0 है, तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये रहा दो क्वाइल जब ऐसे रखे गए हों तब के लिए कैसे आप इसमें सॉल्व करेंगे। हेल्पिंग नेचर का मतलब क्या होता है बताएंगे अभी। हेल्पिंग नेचर का मतलब ये हुआ कि सेल्फ का भी फ्लक्स इधर है, म्यूचुअल का भी फ्लक्स उधर है, इसलिए उसको हेल्पिंग नेचर कहा जाता है। जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो हेल्प कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स बढ़ रहे हैं। जब अपोजिट हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट नेचर। तो अभी इसके बाद कराएंगे, अभी आप सेल्फ वाला जानिए, कल कराएंगे आपको हेल्पिंग नेचर अपोजिट वाला, आज हेल्पिंग नेचर का। ओके, थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू, टाटा।